हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंजलि पयाल स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लास में। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत बेहतर कुछ कर रहे होंगे। आज हम बात कर रहे हैं क्लास 11th की केमिस्ट्री की, जिसमें हमारा फर्स्ट चैप्टर चल रहा है सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। केमिस्ट्री की मूलभूत अवधारणाओं की बात हो रही है और लास्ट सेशन में हमने मोल कॉन्सेप्ट के बारे में, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और एम्पिरिकल फॉर्मूला के बारे में पढ़ा है। एक बार क्विक रिवाइज कर लेंगे अपने टॉपिक को और फिर आज आगे कुछ नए टॉपिक्स को पढ़ेंगे। ओके, बच्चे का कोई डाउट होगा, क्वेश्चंस होंगे तो आप लोग पूछ लेंगे। तो मोल कॉन्सेप्ट ऑफ मोलर मास की बात हमने की थी। तो मोल कॉन्सेप्ट आपका क्या हो गया था कि जो आपका मास है, गिवन मास जो किसी भी कंपाउंड का, किसी एलिमेंट को आपको दिया गया होगा, उसमें कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं। ठीक है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, और वो नंबर ऑफ पार्टिकल्स आपके क्या हो सकते हैं? एलिमेंट के केस में आपके एटम्स होंगे और कंपाउंड के केस में आपके क्या होंगे? मॉलिक्यूल्स होंगे। तो यानी आपको बताना है कि अगर आपको कुछ ग्राम, सपोज मैं कह रही हूँ 20 ग्राम आपको कोई एलिमेंट दिया गया है, तत्व दिया गया है, तो उसमें आपने बताना है कि कितने नंबर ऑफ एटम से, कितनी संख्या में, कितनी परमाणुओं से वो 20 ग्राम एलिमेंट आपका मिल करके बन रहा है। ठीक है, वहीं पर मैं कह रही हूँ कि आपको 50 ग्राम कोई कंपाउंड दिया गया है, 50 ग्राम उस यौगिक की क्या है? मात्रा है, यानी मास है। ठीक है, उस 50 ग्राम में कितने मॉलिक्यूल्स उस कंपाउंड को बनने में लग रहे होंगे, वो आपको बताना है। और ये सब किससे पता चलता है? मोल कॉन्सेप्ट से पता चलता है। ठीक है, मोल कॉन्सेप्ट में फिर आपने पढ़ा कि इसको MOL इसकी यूनिट होती है, जिसमें इसको मेजर किया जाता है, नंबर ऑफ मोल्स। जहां पर आप बताते हैं वहां पर आपने क्या कहा था कि एक मोल क्या होता है आपका? कार्बन 12 जो समस्थानिक होता है कार्बन का, C12 का, जब आप 12 ग्राम लेंगे, उस 12 ग्राम में आपको 12 ग्राम अगर आप हाथ में रखेंगे आपको पता भी नहीं चलेगा 12 ग्राम होता कितना है, लेकिन उस 12 ग्राम में जितने नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट है, कितने नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट है? 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स पर मोल हम कह रहे थे। तो यानी उस 12 ग्राम में इतने एटम्स प्रेजेंट हैं, और यही क्या होती है? 1 मोल की वैल्यू होती है, जिसको क्या कहा गया था? एवोगैड्रो नंबर भी जिसको कहा जा रहा था। ठीक है, एवोगैड्रो नंबर। और आपका 1 मोल की डेफिनेशन यहाँ से क्या हो गई? 1 मोल आपका क्या होगा? कार्बन 12 का 12 ग्राम लेने पर उसमें जितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स उपस्थित हैं वो आपका 1 मोल हो जाता है। और कितने नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट हैं? 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स पर mol। ओके, ये आपका, और इसी को क्या कहा जाता है? एवोगैड्रो कांस्टेंट, एवोगैड्रो नंबर भी कहा जाता है। Na से इसको डिनोट करते हैं। ठीक है, इतना हमने पढ़ लिया था। फिर यहाँ से क्या आया था? आपका जो मोलर मास है वो किसी मॉलिक्यूल के लिए क्या होगा? मॉलिक्यूलर मास होगा। वैसे ही किसी एलिमेंट के लिए क्या हो जाएगा? एटॉमिक मास हो जाएगा। एटॉमिक मास हो गया आपका। मॉलिक्यूल के लिए क्या लिखते हैं आप? मॉलिक्यूलर मास लिखते हैं। आयनिक कंपाउंड के केस में आपने कहा था कि ये क्या होगा? फॉर्मूला मास होगा। ओके, तो जब इन सारे मासेस को आप, इनका 1 मोल का मास, ठीक है, 1 मोल का मास जो होगा, एटॉमिक मास एलिमेंट के केस में, आपका मॉलिक्यूलर मास हो गया किसके केस में? मॉलिक्यूल के केस में। फॉर्मूला मास हो गया आयनिक कंपाउंड के केस में। इस सब को जब आप किसमें? ग्राम में व्यक्त करेंगे, ग्राम में लिखेंगे, तो ये आपका क्या हो जाता है? मोलर मास हो जाता है। ओके, ओके, तो इस तरह से आप क्या बता देंगे? मोलर मास बता देंगे अलग अलग कंपाउंड और एलिमेंट्स। ओके, तो जैसे हमने H2O लिया, हाइड्रोजन का आप क्या करते हैं? मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करते हैं, सॉरी वाटर का। तो आपका हाइड्रोजन का एटॉमिक मास आ जाता है प्लस ऑक्सीजन का एटॉमिक मास, दोनों का टोटल कर लेंगे तो आपको मॉलिक्यूलर मास मिल जाता है। किसका? वाटर का। तो मॉलिक्यूलर मास mm लिख देती हूँ ऑफ H2O इज इक्वल टू कितना होता है? आपका एटॉमिक मास
2 इंटू एटॉमिक मास am लिख देती हूँ ऑफ हाइड्रोजन H प्लस एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन, ये हो जाएगा। तो 2 इंटू H का एटॉमिक मास, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 लेते हैं प्लस एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का 16 आ जाता है। टोटल कितना आ जाता है आपका 18U आ जाता है। इस टोटल मॉलिक्यूलर मास जो आपने कैलकुलेट किया है किसका, वाटर का, इसको आप ग्राम में लिख लेते हैं। 18 ग्राम पर मोल आप लिख रहे हैं, तो यही आपका क्या हो जाएगा, मोलर मास ऑफ H2। ओके, ये आपका मोलर मास हो गया किसका, H2। इतना समझ गए। वहीं अगर आप एटॉमिक मास को भी, ठीक है, ये तो मोलर मॉलिक्यूलर कंपाउंड के लिए था मॉलिक्यूलर मास, अगर आप किसी एटम का लिख रहे हैं, जैसे आपने कार्बन की बात की, कार्बन का आपका 12U आप लिखते हैं, इसको आप ग्राम में लिख लेंगे 12 ग्राम, तो ये क्या हो जाएगा आपका मोलर मास हो जाएगा। ओके, तो इस तरह से आप मोलर मास को व्यक्त करेंगे। नेक्स्ट हमारा क्या आया था, इंपीरिकल फॉर्मूला और आपका क्या था, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ठीक है, तो इंपीरिकल फॉर्मूला हमने क्या कहा था कि जब आप अपने मॉलिक्यूलर फॉर्मूले को सिंपलेस्ट प्रोपोर्शन के रूप में, होल नंबर प्रोपोर्शन के रूप में लिखेंगे, तो वो आपका क्या हो जाता है, इंपीरिकल फॉर्मूला हो जाता है। जैसे आपने इथेन का लिया था, इथेन का C2H C2H6, तो यहाँ पर इनका प्रोपोर्शन क्या है, दोनों एटम्स का, कार्बन के हैं 2 एटम्स और हाइड्रोजन के हैं 6 एटम, तो रेशियो क्या आ गया, सिंपलेस्ट रेशियो में अगर आप निकालेंगे तो 2 से दोनों डिवाइड हो जाएंगे, 1:3 का रेशियो आएगा। ठीक है, ये 1:3 का रेशियो किसके लिए है, 1 आपका कार्बन के लिए आ रहा है, 3 हाइड्रोजन के लिए आ रहा है, तो ये हो गया मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। जब आप इंपीरिकल फॉर्मूले की बात करेंगे तो उस केस में आप 1 और 3 का रेशियो लेंगे, तो कार्बन आपका 1 आ जाएगा, हाइड्रोजन 3 आ जाएगा, तो यहाँ पे CH3। तो इथेन के लिए इंपीरिकल फॉर्मूले की बात करेंगे, दैट इज CH3। तो यहाँ पर हम क्या कह रहे थे कि इस CH3 को अगर N से मल्टीप्लाई करते हैं, N आपका कोई भी होल नंबर हो सकता है, इस केस में 2 से मल्टीप्लाई करने पर आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मिल रहा है, तो यहाँ पर आपका एक फॉर्मूला बन जाता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज इक्वल टू N इंटू इंपीरिकल फॉर्मूला। ओके, तो आप किसी कोई मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आपको दिया गया है, उससे आप इंपीरिकल फॉर्मूला निकाल लेंगे, और अगर आपके पास इंपीरिकल फॉर्मूला मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है तो इनसे आप मॉलिक्यूलर वेट और आपका इंपीरिकल वेट भी कैलकुलेट कर लेते हैं। कैसे, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आपके पास है C2H6 है, तो इसका आप मॉलिक्यूलर मास निकाल लेंगे, यहाँ से 12 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 6, टोटल कितना हो गया आपका 30 हो गया। इंपीरिकल फॉर्मूला भी है आपके पास, तो आप क्या निकाल लेंगे, इंपीरिकल मास निकाल लेंगे, कितना हो जाएगा आपका इंपीरिकल मास, 12 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 3, टोटल कितना हो गया 50। चूंकि आपके पास क्या है, MF इज इक्वल टू N इंटू EF है, और इस इथेन के केस में N की वैल्यू कितनी है, 2 है। तो अगर आप क्या करते हैं, अपने इंपीरिकल फॉर्मूले में, इथेन के केस में कह रही हूँ, इंपीरिकल फॉर्मूले में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे इंपीरिकल जो मास है, तो आपको मॉलिक्यूलर मास उसका मिल जाता है, मतलब 2 इंटू 15 करेंगे आप, तो आपको 30 मिल जाएगा। ठीक है, तो इससे क्या समझ में आता है कि जब आपका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और इंपीरिकल फॉर्मूले के बीच में जो रिलेशन होगा, यानी N की वैल्यू जितनी होगी उतनी ही वैल्यू से अगर आप मॉलिक्यूलर मास को डिवाइड करेंगे तो आपको इंपीरिकल मास मिल जाएगा, इंपीरिकल वेट मिल जाएगा, या उतने ही वैल्यू से, यानी N की वैल्यू जो भी आएगी यहाँ पर, उससे अगर आप इंपीरिकल फॉर्मूले को मल्टीप्लाई करेंगे, इंपीरिकल मास को मल्टीप्लाई करेंगे, तो आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला या मॉलिक्यूलर मास मिल जाएगा। ठीक है, क्योंकि इथेन के केस में N की वैल्यू 2 थी, इसलिए आपने यहाँ पर इंपीरिकल मास को 2 से मल्टीप्लाई किया।
किसी और के केस में n की वैल्यू कुछ भी निकल सकती है आपकी, तो आप, लेकिन वो n की वैल्यू हमेशा क्या होगी, सिंपल होल नंबर्स में रहेगी, यानी ना डेसिमल होगा ना फ्रैक्शन के रूप में मिलेगी आपको, होल नंबर्स के रूप में n की वैल्यू आपको मिलेगी। ओके, जल्दी से इसको नोट करेंगे फिर आगे देखेंगे। तो यहाँ इतना आपको समझ में आ गया था इम्पीरिकल फॉर्मूले और मॉलिक्यूलर फॉर्मूले के बारे में। ठीक है, एक क्वेश्चन करते हैं न्यूमेरिकल। क्वेश्चन में आपको मॉलिक्यूलर मास दिया गया है, मॉलिक्यूलर मास है आपका 90 और आपको इम्पीरिकल फॉर्मूला दिया गया है। ओके, तो यहां से आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैलकुलेट करना है। क्या करना है कैलकुलेट? पता करना है आपको कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला डिराइव करेंगे यहाँ से। ठीक है, इम्पीरिकल मास तो आपको इजीली पता चल जाएगा कितना है। ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या निकाल लेते हैं, इम्पीरिकल फॉर्मूले से इम्पीरिकल मास कैलकुलेट करेंगे। ओके, तो इम्पीरिकल फॉर्मूला क्या है आपका, CHO2 है। ये आपका एम्पीरिकल फॉर्मूला है। यहाँ से एम्पीरिकल मास कैसे आ जाएगा आपका, एम्पीरिकल मास इज इक्वल टू वही होता है जो आप मॉलिक्यूलर मास में करते हैं। कार्बन का आप क्या ले लेंगे, एटॉमिक मास ले लेंगे 12 प्लस हाइड्रोजन के कितने एटम है, 1 ही है, तो डायरेक्ट इसका भी एटॉमिक मास ले लेंगे 1 प्लस ऑक्सीजन के कितने एटम है, 2 एटम्स हैं और इसका एटॉमिक मास कितना है 16 इंटू 2 है। ओके, सबको प्लस कर लेंगे। 45 इसका इम्पीरिकल मास आ जाता है। ठीक है, 45 इम्पीरिकल मास आ गया है और मॉलिक्यूलर मास क्या है आपका 90 है। तो आपके पास क्या था, जो फॉर्मूला आया था, MF इज इक्वल टू N इंटू EF, यही कर रहे थे आप। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो है अगर वो किसके इक्वल होगा, इम्पीरिकल फॉर्मूला को अगर आप n से मल्टीप्लाई कर देंगे। दूसरा आप क्या कह रहे थे, अगर आपको मॉलिक्यूलर मास निकालना है तो उसके लिए n इंटू EM कर देंगे, यानी इम्पीरिकल मास को आप मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, n से। अभी आपको क्या कैलकुलेट करना है, ये n ही कैलकुलेट करना है कि कितना n की वैल्यू आएगी, चूंकि आपके पास मॉलिक्यूलर मास है यहाँ और आपने इम्पीरिकल मास भी निकाल दिया है। ठीक है, तो n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूलर मास अपॉन EM, तो ये हो जाएगा 90 अपॉन 45। तो n की वैल्यू कितनी आ गई आपको, 2 आ गई। तो इस वाले फॉर्मूले में आप n की वैल्यू पुट कर देंगे। तो n की वैल्यू, EF आपके पास है, EF कितना है आपके पास, CHO2 है। ठीक है, तो MF इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज इक्वल टू 2 इंटू EF क्या है, CHO2। ओके, तो आपको इस 2 से इस इम्पीरिकल फॉर्मूले को मल्टीप्लाई करना है, जो आएगा वो आपका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बन जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 2 1 जा 2, C2 HB2 हो जाएंगे, O कितना हो जाएगा 4। ये आपका क्या हो गया, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो गया जो आपको कैलकुलेट करना। ओके, यहाँ से आप मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकाल लेंगे इस तरह से। तो क्या दिया गया था आपको क्वेश्चन में, मॉलिक्यूलर मास दिया गया था और इम्पीरिकल फॉर्मूला दिया गया था।
चूंकि आपको मॉलिक्यूलर मास दिया गया है और इंपीरिकल फॉर्मूला दिया गया है, तो इंपीरिकल फॉर्मूले से आप इंपीरिकल मास कैलकुलेट करेंगे। दिस इज योर इंपीरिकल मास। ओके, ये इंपीरिकल मास यहाँ से कैलकुलेट हो गया था। अभी आपके पास मॉलिक्यूलर मास भी आ गया, इंपीरिकल मास भी आ गया, तो दोनों के बीच आपको रिलेशन पता है ये वाला कि मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल टू क्या होता है, n इंटू इंपीरिकल मास। कहीं पर वेट भी लिखा होगा, ठीक है। तो यहाँ से आप n की वैल्यू पता कर लेंगे। जब आपके पास n की वैल्यू आ जाएगी तो आपके पास चूंकि EF तो दिया ही गया है, तो आप n की वैल्यू रख करके MF भी कैलकुलेट कर लेंगे। ओके, जल्दी से इस न्यूमेरिकल को नोट करेंगे, फिर आगे देखेंगे। DIC बाग वाली पोखा, आपको आवाज आ रही है बच्चों? बच्चों आवाज आ रही है आपको? यस मैम। ये न्यूमेरिकल समझ में आ गया किस तरह से आप मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैलकुलेट करेंगे? ओके यस मैम। ओके, गुड बेटा। तो मोल कॉन्सेप्ट से क्या समझ में आया? आपका नाम क्या है? मैम सुमित बिष्ट। सुमित। बिष्ट। सुमित, मोल कॉन्सेप्ट से क्या समझ में आया? आगे आ जाइए थोड़ा कैमरे के पास। मैम आधे ओके। से को शुरू करा था। ओके, मोल कॉन्सेप्ट में हमें बताया गया है कि आपको अगर गिवन मास दिया गया है किसी भी एलिमेंट का या किसी कंपाउंड का, ठीक है, एलिमेंट समझते हैं तत्व Yes, जो सेम टाइप ऑफ एटम से मिलकर के बने हैं। पीरियोडिक टेबल में आपको जितने भी हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन, ऐसे भी जितने भी Yes, चीजें दिख रही हैं वो सारे आपके क्या हैं, तत्व हैं, यानी कि एलिमेंट्स हैं, ठीक है। वो सेम टाइप ऑफ एटम से मिलकर के बन रहे हैं। वो एलिमेंट का अगर आपको मास दिया गया है कि इतने ग्राम आपको ये चीज दी जा रही है, तो अब वो किससे मिलकर के बन रहा है? एटम से मिलकर के बन रहा है। हमने कहा कि आपको कोई चीज मिल रही है, जैसे यहाँ पर ये एलिमेंट है आपके पास, ठीक है, तत्व है, हम कह रहे हैं ये 10 ग्राम, 10 ग्राम आपको दे दी गई है। ये 10 ग्राम चीज किसी न किसी से मिलकर के बनी हुई है। एलिमेंट के केस में वो एटम से मिलकर के बनी हुई है। अब इन एटम की संख्या आपको बतानी है, और ये संख्या गिनकर तो हम नहीं बता सकते, क्योंकि एटम क्या होता है अपने आप में बहुत ही छोटा होता है। जब आप एटम के बारे में पढ़ रहे थे तो आपने क्या कहा था कि वो एटम्स आपको माइक्रोस्कोप से भी दिखाई नहीं दे रहे हैं, तो हम गिन तो पाएंगे ही नहीं उस 10 ग्राम में। 10 ग्राम कितना होता है? आप हाथ में रखोगे आपको पता ही नहीं चलेगा 10 ग्राम क्या है, ठीक है। उसमें एटम्स की संख्या बतानी है। वो कैसे पता चलेगी? इस मोल कॉन्सेप्ट से पता चलेगी, ठीक है। तो वो मोल कॉन्सेप्ट क्या है? जो गिवन मास और नंबर ऑफ पार्टिकल्स, वो नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या है? जब आप एलिमेंट बोल रहे हो यानी तत्व कह रहे हैं, उसके केस में ये एटम होगा। तत्व आपके किसके मिलकर बने हैं? एटम से, यानी परमाणुओं से मिलकर बन रहे हैं। ओके, वहीं जब हम कंपाउंड कह रहे हैं यानी यौगिक, ये यौगिक किससे मिलकर के बन रहा है? सेम टाइप ऑफ मॉलिक्यूल यानी अणुओं से मिलकर के बन रहा है। ओके, तो हमें मोल कॉन्सेप्ट क्या बताता है कि जो गिवन मास है इस एलिमेंट का या इस कंपाउंड का, जो 10 ग्राम, 20 ग्राम, 50 ग्राम हम बोल रहे हैं, वो जो गिवन मास है उसमें आपके कितने नंबर ऑफ एटम्स होंगे एलिमेंट के केस में, और कंपाउंड के केस में क्या होंगे? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ओके, इतना समझ आ गया? यही आपका क्या बताता है? मोल कॉन्सेप्ट बताता है। और वहां पर जब हम एक मोल की बात करेंगे तो वो क्या होगा? कार्बन के आप 3 समस्थानिक पढ़ते हैं, उनमें से जो 12 ग्राम 12 यू वाला समस्थानिक होता है जिसका एटॉमिक मास 12 होता है, C12 आप उसे कहते हैं, उस C12 का आप 12 ग्राम लेंगे और 12 ग्राम में कितनी संख्या में एटम उपस्थित हैं वही 1 मोल होता है, ठीक है। यानी जब 12 ग्राम आपका क्या लिया गया? कार्बन ली गई। 12 ग्राम क्या लिया? कार्बन ली, और कार्बन कौन सी? 12 वाली समस्थानिक C12 का 12 लिया गया ग्राम। ओके,
उस 12 ग्राम कार्बन को हम कह रहे हैं हमने 12 ग्राम कोयला ले लिया, कोयला भी कार्बन ही है आपका, कोल, ठीक है। Yes, ma'am. 12 ग्राम कोल ले लिया, उसमें आपको क्या गिनने, को कार्बन आपका क्या है, एलिमेंट। एलिमेंट किससे मिलकर बनता है, एटम से, ओके। उस 12 ग्राम कोयले में आपको क्या करना है, नंबर ऑफ एटम्स गिनने हैं कि कितने छोटे छोटे कोयले के पार्टिकल से वो कोयला बन रहा है 12 ग्राम, ओके। तो हम कह रहे हैं कि कैलकुलेशन से पता चलता है वो उसमें कितने पार्टिकल है, 6 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स पर MOL, ओके। तो यानी Yes, ये ma'am. 23 समझ रहे हैं, पॉजिटिव में आ रहे हैं, यानी ये डेसिमल दशमलव जो है ये इस साइड को, राइट साइड को शिफ्ट होगा, और Right कितने side. प्लेसेस, 23 प्लेसेस शिफ्ट होगा, यानी कितनी बड़ी संख्या होगी, ठीक है। Yes, ma'am. तो आपको समझ में आ रहा है कितनी बड़ी संख्या ये होगी जब डेसिमल आपका 23 प्लेसेस शिफ्ट हो जाएगा। यानी वो 12 ग्राम कोयला जिसे आपने कहा कि मैम हमें हाथ पे रखने पर पता ही नहीं चला 12 ग्राम कितना होता है, उसमें इतनी बड़ी संख्या में एटम्स उपस्थित हैं। तो यानी आप जब 10 ग्राम पानी, 10 ग्राम आप कोयले की बात कर रहे हो, 10 ग्राम कोई भी कंपाउंड आप ले रहे हो, आपने नमक ले लिया या फिर कोई भी एलिमेंट ले लिया, हाइड्रोजन ले लिया, ऑक्सीजन ले लिया, ठीक है। ग्राम में बात कर रहे हैं, मास की बात करेंगे आप कहेंगे कि मैम वॉल्यूम तो आपने क्या कहा था, गैस के केस में, लिक्विड के केस में हम वॉल्यूम लेंगे, लेकिन जब आप उसी लिक्विड को, पानी को आप वेइंग मशीन के ऊपर रख दोगे, उसका कुछ ना कुछ मास तो आएगा ही ना। तो कहाँ से आप मास कैलकुलेट कर लेते हो, डेंसिटी से। जब आपको डेंसिटी पता होती है, डेंसिटी इज इक्वल टू क्या हो जाता है आपका, मास अपॉन वॉल्यूम, वहां से आप मास और वॉल्यूम कैलकुलेट कर ले जाते हो, ठीक है। तो मोल कॉन्सेप्ट समझ में आ गया अच्छे से। ये आपका 1 मोल की वैल्यू हो जाएगी, इसे ही आप क्या कहते हैं, एवोगैड्रो कांस्टेंट, क्योंकि एवोगैड्रो ने ये सबसे पहले दिया था, इसीलिए उनके नाम पर एवोगैड्रो कांस्टेंट कहा गया, या एवोगैड्रो नंबर इसे कहा जाता है, ये वाला जो है 6.022 इंटू 10⁻23। और NA से आप इसको क्या करेंगे, व्यक्त करेंगे। इतना समझ में आ गया सुमित, बाकी बच्चे समझ Yes, में आ ma'am. गया अच्छे से, हैंड रेज करिए। ओके, नेक्स्ट आपका क्या है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और इंपीरिकल फॉर्मूला, ओके। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है, जो आपको दिया हुआ रहता है, मॉलिक्यूल्स के अकॉर्डिंग आप मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बता ले जाते हैं। जैसे हमने इथेन का कहा, C2H6 क्या होता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है। उस Yes, मॉलिक्यूलर ma'am. फॉर्मूले को जब आप सिंपल होल नंबर के रेशियो में लिखते हैं तो वो आपका इंपीरिकल फॉर्मूला बन जाता है। जैसे हमने C2H6, तो कार्बन आपके 2 एटम्स थे, हाइड्रोजन के 6 एटम्स हाइड्रोजन थे, 6. तो 2 और 6 का अनुपात आया था आपका, ठीक है। Yes, इस ma'am. 2 और 6 को हमने और सरल कर लिया, और सरल कैसे करना सरल। है कि वो भाग होल देना। नंबर यानी पूर्ण संख्याओं होल के नंबर। रूप में आए, पूर्ण संख्याओं दशमलव के पर रूप में विभाजित आप नहीं होगा. लेंगे, ठीक है ना। तो Yes, ma'am. 1:3 का आपका होल नंबर का रेशियो आता है, और इस 1:3 को आप कार्बन और हाइड्रोजन के एटम्स के रूप में व्यक्त करते हैं। तो आपने क्या Items बोला में. कि कार्बन आपका मैम 1 है और हाइड्रोजन 3 है, तो जो हाइड्रोजन 3 इथेन है. के लिए इंपीरिकल फॉर्मूला बनेगा वो कितना बनेगा, CH3 बनेगा, ओके। CH3. तो Yes, ma'am. समझ गए मॉलिक्यूलर फॉर्मूले से इंपीरिकल फॉर्मूला कैसे निकालना है। Yes, ma'am. थोड़े नीचे. जी. ओके, अभी आप क्या करेंगे, Yes, सही ये होगा. जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आपको दिया Yes, गया है, इससे आपने इंपीरिकल फॉर्मूला निकाल लिया, तो यहाँ से आपको Yes, रिलेशन ma'am. पता चल जाता है दोनों के बीच में। वो रिलेशन क्या होता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज इक्वल टू Formula. N इंटू इंपीरिकल फॉर्मूला, ओके। Yes, ma'am. यानी इस CH3 को अगर आप 2 से मल्टीप्लाई करते हैं अभी, तो आपको वापस ये C2H6 इथेन मिल जाता है, ठीक है। तो Yes, ma'am. N की वैल्यू Yes, इथेन ma'am. के लिए क्या हो गई, 2 हो गई। एक और एग्जांपल 2. बताती हूँ, ग्लूकोज का एग्जांपल लिखिए। ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है सुमित, बताइए। Ma'am C6 से H12O6. वेरी गुड, C6H12O6 होता है ग्लूकोज। ये क्या हो गया, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो गया। Molecular formula. अभी हमें इससे क्या बनाना है, इंपीरिकल फॉर्मूला बनाना है। इंपीरिकल फॉर्मूला में आप क्या करेंगे,
इसका अनुपात ले लेंगे। क्या अनुपात? कार्बन का है 6, हाइड्रोजन बेटा कितने हैं? 12 है। 12 मैम 12 ऑक्सीजन कितने हैं? वो भी 6 हैं। मैम 6 मैम 6। तो आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला समझ में आ रहा है ना, जो आपका आणविक सूत्र होता है, ठीक है ना? यस मैम मैं आणविक सूत्र। हाँ, और उसको एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या होगा जब आप उसको सरल करके लिखेंगे, ठीक है? यस मैम। तो ये आपका क्या हो गया? ये अनुपात आ गया इसका 6 अनुपात 12 अनुपात 6 का अनुपात आ गया। 6 इसको सरल करेंगे। Yes, ma'am. अनुपात मैथ पढ़िए आप लोगों ने, अनुपात को सरल कैसे करते हैं? Yes, ma'am. इन सबको एक नंबर से डिवाइड कर लेंगे जो कि कॉमन होगा सबके लिए। तो किससे डिवाइड कर लेंगे? 6 आता है सबके उसमें, तो 1 Yes, ma'am. is 2 1 का रेशियो आ जाएगा। 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 1 जा 6। ओके, तो यानी कार्बन कितना हो जाएगा? 1 सी, तो सी लिख लेंगे सिंपल। एच कितने हो जाएंगे Yes, आपके? मैम 2 वेरी two. गुड। ओ कितने हो जाएगा? मैम 1 ओ 1। तो ये क्या हो गया? इम्पीरिकल फॉर्मूला हो गया, EF, इम्पीरिकल फॉर्मूला फॉर ग्लूकोज। ग्लूकोज के लिए इम्पीरिकल फॉर्मूला हो गया, ठीक है? अब इन दोनों में क्या रिलेशन है आपका, कि अगर आप इस इम्पीरिकल फॉर्मूले को n से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मिल जाएगा। और इस केस में वो इम्पीरिकल क्या नंबर क्या था? इसको आपने डिवाइड किया था, आपको याद होगा 6 से, 6 ठीक है? यस मैम। तो इसी 6 से अगर आप इस CH2O को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको वापस यही फॉर्मूला मिलता है। करिए मल्टीप्लाई, 6 से मल्टीप्लाई किया आपने, यस मैम। तो C6 हो गया दोबारा से, 6 C6 H कितने हो गए? यहाँ 2 थे, 2 12 into 6 12, वेरी गुड। O 6, वापिस आपको क्या मिल गया? ग्लूकोज मिल गया। ओके, तो ये क्या हो गया? यस मैम। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज इक्वल टू n इंटू इम्पीरिकल फॉर्मूला। ये फॉर्मूला मिल गया आपको, ये रिलेशन है, ये रिलेशन है दोनों के बीच में। यस मैम। यस। दूसरा क्या रिलेशन आता है? यहाँ से आप मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट कर लेंगे ग्लूकोज का। मॉलिक्यूलर मास पता है, सारे एटम का अलग अलग मास लेंगे, उनको ऐड कर लेंगे, मॉलिक्यूलर मास आपको पता चल जाएगा, ठीक है? आणविक द्रव्यमान जिसे आप कहते हैं। उस आणविक द्रव्यमान का क्या रिलेशन होता है? मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल टू n इंटू इम्पीरिकल मास। क्योंकि आपके पास दोनों मासेस हैं, ओके? सॉरी, दोनों फॉर्मूले हैं, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी है और इम्पीरिकल फॉर्मूला भी है। तो दोनों से आप मासेस भी कैलकुलेट कर लेंगे, जैसा आपके पास सूत्र होता है उससे आप द्रव्यमान निकाल देते हैं उसी तरह से, ठीक है ना? तो दोनों का आपको द्रव्यमान मिल जाएगा। अगर आपको एक का द्रव्यमान भी बताया गया है तो आप दूसरे का वहां से क्या कर ले जाएंगे? कैलकुलेट कर ले जाएंगे। सुमित, अभी इतना अच्छे से समझ आ गया है? यस मैम। यस। तो आपको होमवर्क में क्या करना है सभी बच्चों को? मॉलिक्यूलर मास और इम्पीरिकल मास कैलकुलेट करना है। यस मैम। ओके, यस मैम। ओके, वेरी गुड सुमित, सिट डाउन बेटा। थैंक यू मैम। तो बच्चों, होपफुली आपको इतना जो मोल कॉन्सेप्ट के बारे में बताया गया है, मॉलिक्यूलर आपके फॉर्मूले और इम्पीरिकल फॉर्मूले, मॉलिक्यूलर मास और इम्पीरिकल मास के बारे में बताया गया है, वो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। किसी भी बच्चे का अगर कोई भी डाउट है तो वो आप नेक्स्ट सेशन में पूछ लेंगे। किसी टॉपिक को दोबारा रिवाइज कराना है तो आप दोबारा से रिवाइज करने को कह सकते हैं, ओके? आपको सब कुछ यहाँ से बताया जाएगा, अच्छे से समझाया जाएगा। मैं उम्मीद करती हूँ ये सेशन आपको अच्छे से समझ में आया होगा और ICT वर्चुअल क्लास से जुड़ने के लिए धन्यवाद।